लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और नतीजे पर है नजर, वो है बजाज फाइनेंस का। पहले तिमाही में मुनाफा करीब 27% बढ़ा है, 250 करोड़ पे आया। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 37% बढ़कर 550 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हुए यहां नजर आ रही है। तो काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोविजनिंग जो है बढ़ी है, 28 करोड़ के मुकाबले 41 करोड़ पे आती हुई। एनपीएस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी राजीव जैन कंपनी के सीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर जैन, क्या कहना है आपका इस पे? प्रोविजनिंग जो है ग्रॉस एनपीए पिछले साल इस क्वार्टर में 1.1% पे था, आज वो 1.14% पे है। सो एब्सोल्यूट बेसिस पे तो प्रोविजनिंग जरूर बढ़ी है, लेकिन आपको लैग बैलेंस शीट भी बेसिस पे देखना पड़ेगा और परसेंटेज पे देखेंगे तो 1.1% का जो नंबर है वो 1.14% पे गया है। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट 250 करोड़ का है, उसमें एक नंबर इंक्लूडेड है जो है हमने पूरी 19,000 करोड़ की बैलेंस शीट पे 25 पैसे स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग जो करते थे उसकी जगह 40 पैसे स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग कर दी है। उसके कारण हमारे को इस क्वार्टर में 18 करोड़ का वन टाइम इम्पैक्ट लेना पड़ा। बैलेंस ऑफ द ईयर में हम 7 करोड़ का और इम्पैक्ट लेंगे। सो अगर इसको एडजस्ट करते हैं तो प्रॉफिट इस क्वार्टर में 35% के से ऊपर है। एनपीए पोजीशन पे क्लियरली एनवायरनमेंट काफी कॉशियस रहने के लायक ही है। हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं ऑन क्रेडिट क्वालिटी। सो और इसको क्वार्टर बाय क्वार्टर ही देखना पड़ेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, रादर देन फुल ईयर का व्यू ले सकते हैं इस वक्त। क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट्स किस स्पेस पे ग्रो किए और साथ ही आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट किस स्पेस पे ग्रो किया? डिप्लॉयमेंट 35% से ग्रो करी हैं, सो एक्चुअली 32% से ग्रो करी हैं और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 33% से ग्रो करी हैं। सो डिमांड साइड वॉल्यूम मोमेंटम अच्छा रहा है क्वार्टर वन में। ओवरऑल हमने 6,000 करोड़ की डिसबर्सल करी है, डिप्लॉयमेंट करी हैं पहले क्वार्टर में। सो डिमांड साइड ठीक था। हमारे टोटल 11 बिजनेसेस हैं कंपनी में, उसमें से 3 बिजनेसेस के अलावा 8 बिजनेसेस काफी अच्छे डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि कहां पर आपको थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, जहां पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इतने अच्छे नहीं लग रहे और उसका असर आप पे पड़ सकता है? कोई ऐसा सेक्टर दिख रहा है आपको? तो टू व्हीलर्स, हम हिंदुस्तान के सबसे लार्जेस्ट टू व्हीलर फाइनेंसर हैं। टू व्हीलर में क्लियरली स्लो डाउन है। स्ट्रक्चरली आप भी देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेल्स भी स्लो हैं, तो टू व्हीलर फाइनेंसिंग में क्लियरली स्लो डाउन है, तो हम उसको कॉशियसली देख रहे हैं। पिछले 18 महीने से हमने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इंफ्रा रिलेटेड बिजनेसेस को स्लो किया है। वहां पर भी इन तीनों बिजनेसेस के अलावा बाकी हमारे सारे बिजनेसेस ठीक ग्रो कर रहे हैं। जी मिस्टर चैन, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आरबीआई ने काफी टाइटनिंग की है, जिसको कहा जा रहा है कि जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही थी वैसे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है भारत में जो हुई है, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके मार्जिन के ऊपर कैसे दिखाई देगा इस क्वार्टर के दौरान? इसे अभी हम ये काफी सडन मूव था, सो आई थिंक लाइक अस सब इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं। अभी तक कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, बट अगर ये सस्टेन रहा तो क्लियरली लेंडिंग रेट्स विल हैव टू गो अप। सो लेंडिंग रेट्स तो बढ़ेंगे ही अगर ये सस्टेन रहा तो। अगर आप एक अंदाजा दें, आपके जैसी कंपनीज के लिए कंपेरेबल जो पेपर्स हो सकते हैं, उनके यील्ड कितने बढ़ गए हैं? नहीं, पिछले 4 दिन में तो पूरा पैनिक सिचुएशन है, तो इसीलिए we will have to wait for the markets to settle and then take steps. अभी इस वक्त कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन आपका। तो
अंदाजा ये कि फिलहाल तो मार्केट पैनिक पे है, यानी यील्ड्स काफी बढ़े हैं, पैसे मिलने काफी मुश्किल हो गए हैं। जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है, एक दिन के अंदर करीब 50,000 करोड़ का विड्रॉवल हुआ है म्यूचुअल फंड से। 25,000 करोड़ आरबीआई ने मुहैया कराए हैं म्यूचुअल फंड्स को रीफाइनेंसिंग के तौर पे, ताकि वो इस विड्रॉवल को संभाल पाएं और पैनिक और ज्यादा ना फैले। तो सारे के सारे छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज के मुनाफे पे काफी दबाव देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में, ऐसा अंदेशा फिलहाल लगाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान और एंजल